बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपको पता है कि फ़िरौन जो था उसका जो बेड़ा गर्क हुआ वो आपको सारा पता है। लेकिन पाकिस्तान में भी आए दिन फ़िरौनियत तब इंसान में आती है जब वो इक़्तिदार में हो और इक़्तिदार का नशा इतना ख़तरनाक होता है कि फ़िरौनियत जो है ना वो जनाब ना जीण देंदी, उस टाइम ज़मीन ते पैर नहीं लगते। तो अज मैं तुहानू कहानी सुनानी है 3 फ़िरौनां दी, और मेरी कोशिश है कि तुसीं खुद ही बस जज कर लो कि ये जिहड़े 3 फ़िरौन ने किहड़े किहड़े ने। 2 फ़िरौन फड़े हुए ने, एक फ़िरौन लंदनों आ चुके हैं। ये किस तरह के फ़िरौन है, ये सारी डिटेल बतानी है आपको कि इन्होंने फ़िरौनियत कैसे की है। लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप फ़िरौनों की कहानी सुनने से पहले ये टाकरा एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब कर लें। पहले सबसे पहले चलते हैं पिंडी में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान अंदर ने। और पहले आपको याद होगा जब वो बाहर थे और फैज़ याबियाँ साथ थीं, फैज़ याबियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, अंदर हैं, और उनको पता चल गया कि मिलिट्री कोर्ट की तरफ जाने का बंदोबस्त हो चुका है उनका, तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत ज़्यादा। और जब भी वो फ्रस्ट्रेशन में होते हैं तो फिर वो बड़े धमाके करते हैं। बाहर निकल कर तुम्हें और चेयरमैन को नहीं छोड़ूंगा, जनाब तफ्तीशी नैब के तफ्तीशी अफसर को धमकी लगाई है। और तफ्तीशी अफसर है मोहसन हारून, उन्होंने कहा मैं बाहर निकले तो मैं तेनों नहीं छड़ना, क्योंकि डयाला जेल में आपको पता है कि बानी पीडीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना के रेफरेंस की समाअत हुई थी, और बानी पीडीआई ने नैब तफ्तीशी मोहसन हारून के पास जाकर कहा तुम्हारे बनाए केसेस के सबब मेरी बुढ़ी यानी कि बीवी अंदर है, तो मैं बाहर निकल कर तुम्हें और चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा, मैं रिहा होते ही थोड़े पीछे लग जाना है। जनाब बानी पीडीआई ने कहा कि कुछ लोग पार्टी के अंदर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं अली अमीन के साथ खड़ा हूँ। वज़ीर आला केपी के खिलाफ साजिश करने वाले बाद में ना कहें कि उनको टिकट ही नहीं मिला। प्रादे जज्बात चेक करें, प्लान चेक करें। अभी अंदर है लेकिन उनको बड़ी खुशफहमी है, गलत फहमी है कि मैं एवं धमकियाँ ला के बाहर आ जाऊँगा। तो आपने देख लिया कि ये जो एक अच्छा पॉलिटिशियन होता है उसको ऐसे मुहब्बत वंडनियाँ पाई, मुहब्बत वंडनियाँ, लेकिन अगर एवं तुम नफरत वंडोगे और धमकियाँ लाओगे और अपने हाथों से कहोगे कि मैं तेनों फांसी देनी है आके, तो फिर काम नहीं बनता भाई। मैं ये आपको बता दूं, ये अब जैसे ये कहते हैं ना कि अब वो पुराना वक्त नहीं रहा, अब तो हम एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ऐसे आएंगे कि बड़ा उन्होंने मज़ा कर लिया, अब हम छीन के लेंगे आज़ादी, तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी। तो एक तरफ ये, और दूसरी तरफ कहना वक्त नहीं रहा, अब दूसरी तरफ खुद जनाब इधर बैठ के जेल में नैब को भी धमकियाँ। तो ये धमकियाँ उस टाइम धमकियाँ तो समझ आ रही थी, जच रही थी कि फैज़ याबियाँ बहुत सारी साथ थी, वो ख़त्म हो गई हैं। तो हजे भी KPK में हुकूमत है, KPK में जो हमारे भाई हैं उनके पास चॉइस कम है। उसकी वजह यह है कि पार्टी एक बचती होते, और बदकिस्मती है उन लोगों की कि उन्होंने जनाब फ़िलहाल इसी तरह की माइंडसेट को जनाब प्रमोट भी किया हुआ है, और ऐसे माइंडसेट को के पीछे भी लगे हुए हैं। तो मैंने कहा आपको ये मैं बताऊं। और दूसरी बात और मैं आपको बता देता हूं, तोशा खाना रेफरेंस की जो समाअत थी वो 9 सितंबर तक मुलतवी हो गई है। और हुआ ये है कि नैब प्रोसिक्यूटर उमर मुजीद के इंतज़ार में भी समाअत में 1 घंटे का वक्फा किया गया था, ताहम प्रोसिक्यूटर नहीं पहुंच सके। वक्फे के बाद टीम ने अदालत को आगाह किया। नैब तरमीम का फैसला भी आ चुका है, लिहाजा इसको भी देखना पड़ेगा। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूशन टीम की इस्तदा पर समाअत 9 सितंबर तक एक जनाब मुलतवी दी है। कर 8 सितंबर का जलसा है। जलसे के बारे में तुहानू दस देना, उसकी वजह यह है कि जलसा जो है उसकी तैयारियाँ बहुत तेज़ ने, और मैंने पहले भी कहा था कि अब उन्होंने वेन्यू चेंज किया है। उमर पंजोता सॉरी, वो जनाब उधर पहुंचे हुए थे, और शोएब शाहीन भी पहुंचे हुए थे।
تو وہ سنجانی ایک ایریا نئے ایئرپورٹ اسلام آباد کے پاس ہی پڑتا ہے، وہ ایریا 8 ستمبر کے جلسے کی وہاں تیاریاں تیز ہو گئی ہیں. اور عامر مغل صدر پی ٹی آئی اسلام آباد یہ بھرا بڑا ویسے ایکٹیو ہے، بڑا ورکنگ یہ بہت تیز ہے اور بندہ بھی اچھا ہے. ویسے جو بھی بندہ پی ٹی آئی میں اگر اچھا ہوگا نا، اگر جیسے جناب زبیر عمر دا پرا اسد عمر وہ بھی اچھے آدمی نے، عامر مغل یہ بھی پرا یار ویسے اچھا آدمی، میں ایویں نہیں کہہ رہا کیونکہ ملاقات ہے انہاں نال. اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے نکلیں گے. انہوں نے کیا ہے جلسے کے لیے کنٹینر دیگر سامان سنجانے میں واقع جلسہ گاہ پہنچ چکا ہے اور جی ٹی روڈ بند کر کے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر جلسہ کروایا جا رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں. اور خواتین اور فیملیز کے لیے جلسہ گاہ میں خصوصی بندوبست کیا گیا. 8 ستمبر خواتین کی بڑی تعداد جلسے میں شریک ہوگی. بہرحال لوگوں کے بچے بچیاں لوگوں کو بلا کے اور مار کٹائی کروانے کا پلان ہے. اور اگر تو محبت پیار سے چلے گا تو ٹھیک چلے گا، ورنہ کٹ پینی ہے، مینوں پتہ نہیں کیوں لگ رہا. بہرحال ایک اور خبر سی میں کہ تمہیں فوری طور تے وہ بھی دساں کہ جناب ایک طرفوں دھمکیاں دوسری طرفوں انہاں دے جڑے جناب مرشد پاک نے پی ٹی آئی والے دے پرا کہہ رہا جیل کی چکی میں مر جاؤں گا، غلامی قبول نہیں کرنی میں. جناب چیک کرو. اور انہیں کیا ہے کہ جیل کی چکی میں مر جاؤں گا مگر وقت کے یزید کی غلامی قبول نہیں کروں گا. مہنگائی کا نیا طوفان آنے والا ہے. وہ تو مہنگائی ویسے دن بدن بڑی ہے، ہوں تو اگے تھوڑا جا کوئی کٹ ہو رہی ہے، لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں مگر وقت کے یزید کے سامنے انہیں کہ میں کوئی نہیں جھکنا، فیصلہ سازوں کے پاس کوئی عقل کوئی نہیں، کہ صرف میں عقل و کل ہاں. 8 فروری خاموش انقلاب سے جاگ جانا چاہیے تھا، اب سپریم کورٹ کا بیڑا غرق کرنے لگے ہیں. اچھا یہ جب ان کی پسند کے بندریال فیضو وہ بھی باہر تھا، ٹھیک ہے نا، سردار نجف دا پرا پٹواری سردار نجف دا پرا ادھر تو خیر کورٹ مارشل ہو رہا ہے. ایک دوسرا بندہ ہے جدی میں تمہیں سٹوری سنا رہا جناب، ایسی خطرناک گلاں کردا اللہ معاف کردا سی کہ آڈیو ٹیپ سے سنی ہوئے گی. فرعونیت اور ایسے لوگوں کو اٹھانا اور ریڈ کرنا، اقتدار کا نشہ، بدماشی، فرعونیت، اللہ معاف کرے. اور ساتھ یہ جو میں جن کی کہانی سنا رہا ہوں کہ چکی سے مر جاؤں گا میں، اے صاحب اور او صاحب جناب، یہ اللہ معاف کرے انہوں نے جو تباہی مچائی ہوئی تھی آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا. اچھا بہرحال الیکشن فراڈ سامنے نہ آ جائے. گزشتہ روز ڈیلا جیل سے جناب انہوں نے ملاقات کی سی صحافیاں نال، اور صحافیاں نے ایک سوال پوچھیا. انہوں نے کیا خان صاحب تہاڈی بھین جڑی علیمہ خان وہ باہر جا کے کہندی ہے کہ یہ جڑے صحافی تمہیں کور کرتے ہیں جیل کے اندر آ کے ان کا تعلق ایجنسیوں سے ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ پالیسی سٹیٹمنٹ دیں، آپ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ نہیں، کیا آپ کو صحافیوں پر اعتماد ہے کہ نہیں. بانی پی ٹی آئی نے کیا اچھا مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں علیمہ نے کیا ہے، میں اس کو پوچھ لاں گا. انہوں نے کہا میں پوچھ لاں گا، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے آپ پر اعتماد ہے اور آپ جہاد کر رہے ہیں جناب. انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ جو ڈیزاسٹر ہوا ہے محسن نقوی کا کوئی اخبار سے نہ نہیں چھپیا. انہوں نے کیا ہے تو جناب محسن نقوی اور کی قصور ہے بھائی، یہ تو آپ جب وقت کے فرعون تھے اس ٹائم آپ نے بابر اعظم اور شاہین افریدی اور اس طرح کے اور پلیئروں کو جناب اپنی طرف کر کے اور ان کو اب وہ آپس میں لڑتے پھر رہے ہیں. ماننا نہیں اسی رمیز راجہ تمہیں کہنا سی آؤ مرشد پاک چلیں شروع کریں. اگر آپ نے ایک ایڈ دیکھی ہو تو یہ فرعون اللہ معاف کرے، فرعونیت اللہ کو نہیں پسند. اگر یہی باتیں خان صاحب محبت پیار سے کرنا شروع ہو جائیں کہ آپس میں ملک کو لے کے چلتے ہیں آگے، ٹھیک ہے نا، یہ جتنا عدم برداشت سوسائٹی میں ہے یہ انہوں نے آگے اپنے دور اقتدار میں جو اللہ معاف کرے پھیلایا، کنٹرول سے کوئی نہیں آ رہا بھائی. اچھا تو بہرحال یہ تو تھے دوسرے. اب تیسرا ایک بندہ ہے بابر احمد تھے جناب. آپ کو یاد ہوگا کہ زلفی بخاری صاحب مشیر خاص تھے عمران خان کے، ڈیول نیشنلٹی کا ان کا کیس لگا ہوا تھا، 3 رکنی بینچ تھا. بابر احمد تھا، بندریال تھا، ایک اور صاحب تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے ایک کیس کا فیصلہ کیا تھا کہ ڈیول نیشنل دوہری شہریت والے ان کو نااہل کر دیا تھا. زلفی بخاری کو نااہل نہیں کیا تھا، ان کا تو کام جاری رکھ، منسٹر بھی تھا. آپ کو پتا زلفی بخاری کتنا پاورفل آدمی رہا ہے جناب.
ਭਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਦਦ ਫਲੈਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਦਨ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਲੈਟ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਬਹਰਹਾਲ। और ये बाबा बहुत बड़ा फ़रौन सी उदों, और फ़रौनियत मैं इस बेस पे बात कर रहा हूँ कि आसिफ बशीर चौधरी हमारे दोस्त गए थे लंदन, वहाँ से ख़बर लेके आए। फिर अबसार आलम साहब ने कड़ियाँ जोड़ी भाई कि जो एक कानूनी बहुत बड़ा आदमी और रिटायर्ड और एक बहुत स्टाइलिश स्टार किस्म का जो सियासतदान, उसको नवाजा गया तो उन्हें रिवार्ड की दिता बाबे नू। ये बड़े क्लियर उन्होंने एक प्रोग्राम किया। तो वो कड़ियाँ जुड़ी तो दो बंदे सामने आए, बाबा रहमत थे कि इनको फ्लैट दिया गया और दूसरा जुल्फी बुखारी ने इनको फ्लैट दिया। अब बाबा रहमत तो जनाब लड़ते फिर रहे हैं कि भाई मेरे ना कराओ, वो फ्लैट ही नाम कोई नहीं हो रहा भाई। तो ये जो तीसरे फ़रौन थे, इनकी फ़रौनियत देखें कि एक तरफ लोगों को सस्पेंड करी जा रहे थे, दोहरी शहरियत पे नाअहल करी जा रहे थे, और दूसरा बंदा जुल्फी बुखारी साहब उनको दोहरी शहरियत उन्होंने कहा रखो तुसी सर चेक करो, और एडा वड्डा उत्थे बाहर लंदन फ्लैट लै लिया। हुण मैनूं ये दसो कि दूसरे दा कुत्ता कुत्ता ते इन्हां दा कुत्ता टोमी सर, इन्हां दी बदमाशी ते दूसरिਆਂ ਦੀ बदमाशी फ़रौनियत। ये ऐसे ख़तरनाक किस्म के लोग हैं, अल्लाह माफ़ करे। सच्चियाँ गल्लां आपां करनी है, कोई ऐसा वो मसला कोई नहीं। जब आप असल में ये जो फ़रौनी किस्म के दिमाग है ना, ये जो दूसरा फ़रौन है, आपने देखा होगा टॉप सिटी का भी, और बदमाशियाँ की उसने 9 मई में फैसिलिटेट तक कर दिया। DGISPR साहब ने पिछले दिन बता दिया था कि भाई अब उनका कोर्ट मार्शल शुरू होना है, 1-1.5-2 माह लग जाएंगे। और इसी तरह जो उन्होंने कह दिया था कि अगर उनके साथ जो उनका बॉस है, आपको पता है बॉस तो वज़ीर आज़म होता है DGISI का, तो वो बॉस तो DGISI का वज़ीर आज़म था उस टाइम। ये फ़रौन नंबर 1 जो थे हमारे खान साहब, ये जनाब उस टाइम बराजमान से कुर्सी पे, तो उन्होंने कहा था कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कहना मतलब ये कोई नहीं छोड़ रहे, अंदर ही रहने, बाहर नहीं आना इन्होंने अजे फिलहाल। लेकिन ये लोगों को धमकियाँ देने लग गए कि बाहर निकलन दे, मैं तेरे नहीं छड़ना सर। तो मैंने कहा ये आपको 3 फ़रौनों की जो मुख्तलिफ कहानी है, एक की तो मैंने बता दी कि जो हो रहा था जेल में, दूसरा जो है उसके बारे में जो DGISPR ने सब बता दिया था पिछले दिनों, तीसरा फ़रौन त्यारा पड़ के पाकिस्तान आ चुके हैं, फ्लैट ਉਹਦੇ ना कोई नहीं हो रहा, ਉਹਦੇ भी आने वाले दिनों से तुम देखियो जे कि पकड़ आने वाली है। और कई लोग इशारों किनारों में बात करते हैं कि कहीं कोर्ट में सुई ना कर दें। तो जिन्हों इन्होंने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का दम बर्दाश्त और अपने फैसलों से फ्लैट ले लेके, तो फिर दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਫਰਵਾਨੀਅਤ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ भी नहीं गल करी असी उदों तो चलो खाबर मानेका ने भी बात नहीं की थी फ़रौन नंबर 1 के खिलाफ, बाद में खाबर मानेका ने आपको पता है कि कर दी बात। और लोग कहते थे होने नहीं याद है भाई वो बंदा जैमे का गंदा है, अच्छा है, मैंने नहीं पता। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उसने उस टाइम मरना सी फ़रौना के हथों, ठीक है ना, होनी उन्हें बोलना सी, बोले यार रोया पिटिया जो भी है, लेकिन बहरहाल फ़ायदा उन्होंने कोई नहीं होया। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के लोगों को पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं चलते सर, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। हाँ आप अब भी सुधर जाएं, अक्ल करें, होश के नाखून लें। जिन्होंने आगे सियासत करनी है उनके लिए कह रहा हूँ। 2 फ़रौन तो वैसे फारग हो चुके हैं ना भाई, उनका तल्लुक कोई नहीं। ये जो नंबर 1 है भरा, इन्हें चाहिए कि मोहब्बत प्यार से चलें, और मोहब्बत प्यार से मुल्क को आगे लेके चलें, सारों के साथ बैठें, ताकि लोग आपको फिर बादशाह सलामत बनाने की कोशिश करें। अगर बनाना चाहें तो मैंने तो मुश्किल लगता है, मैंने तो क्या दूसरा जन्म ही आ जाए तो फिर भी मुश्किल है भाई। हाँ ये मैं आपको बता दूं, पहले तो बाहर निकलना ही अभी मुश्किल है भाई। मैंने कहा आपको सच्चियाँ गल्लां को दसनी, आप झूठ चाट कोई नहीं बोलना। लोग झूठ बोलते हैं, डेली फ़रौन को निकाल के बाहर कहते हैं कि जी मैं फ़रौन इस सेंस में कह रहा हूँ कि यार मैं तेनों नहीं छड़ना, मैं तेनों अपने हथा ना फांसी देंगा। इसको फ़रौनियत कहते हैं भाई। आप दरगुजर करें या आप प्यार वैसे कह लें कि ये अच्छा नहीं कर रहे, आप शिकवे शुक्र कर लें। बदमाशी कौन यार देखता है आजकल, नहीं देखता ना, फ्रस्ट्रेशन तो है सोसाइटी में। तो मैंने कहा फौरी तौर पे ये जो फ़रौनियत टाइप दिमाग हैं और जिन्होंने फ़रौनियत की इस मुल्क पे रह के 3-3 4-4 साल, उनकी मैं आपको स्टोरी दी सुना, ठीक है भाई। और अगर आपने झूठियाँ गल्लां सुननी हैं, और जो कुछ लोग हैं जो हर टाइम इमरान खान को बाहर निकाल के सोते हैं, ठीक है ना, रात को जेल से बाहर आज़ाद करके दोबारा वज़ीर आज़म में कुर्सी बिठा के, चंद हैं, सारे नहीं हैं। तो अगर आप लोगों ने वो सुनने हैं और खुश फहमी और गलत फहमियों में जाना तो फिर तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर तुम सच सुनना है तो भाई भरा तुहाडा हाज़र है।
ٹھیک ہے نا. مجھے فوری طور پہ اجازت دیں, اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.